हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं राम प्रवेश रीजूनेट क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं 10 क्वेश्चन की सीरीज़। कोशिश ये करेंगे कि पर डे आपको ये 10 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको हम लोग डिटेल्स एनालिसिस से सॉल्व करेंगे। उम्मीद यही करेंगे कि जितने भी 10 क्वेश्चन हों, एक चैप्टर से हों या डिफरेंट चैप्टर से हों या अलग अलग हों, हर एक को हम लोग जितना हो सकेगा डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके ही सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कोई कॉन्सेप्ट आता है तो कॉन्सेप्ट को भी वहीं पे क्लियर किया जाएगा, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे रिलेटेड अगर कोई फार्मूला आ रहा है तो फार्मूला भी आपको डिटेल से वहीं बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये 10 क्वेश्चन की सीरीज़। और कौन कौन से क्वेश्चन हैं आज? ये आपका जो चैप्टर है वो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो चैप्टर है, तो आज देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा होगा। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज़ 400 नैनोमीटर, कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी। तो जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, अगर हम उनकी एनर्जी की बात करें तो जो एनर्जी होती है किसी भी रेडिएशन की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूले को, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाओगे तो एनर्जी इक्वल हो जाएगा एस न्यू की। तो क्वेश्चन है कि न्यू और फ्रीक्वेंसी में क्या है, दोनों के एक ही हैं। हम लोग यहाँ एनर्जी को रिलेट करते हैं न्यू से और फ्रीक्वेंसी को एफ से भी करते हैं। तो यहाँ पे किससे कर रहे हैं हम लोग? न्यू से। तो एक तो फॉर्मूला ये होता है एनर्जी का। दूसरा फॉर्मूला ये होता है कि जो एनर्जी होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। तो अगर यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एनर्जी इक्वल हो जाएगा आपका एच अपॉन लेमडा। अब क्वेश्चन ये हुआ कि ये दूसरा फॉर्मूला है या जो पहला फॉर्मूला है, इसमें एच क्या होता है? तो जो एच होता है ये होता है आपका प्लैंक कांस्टेंट। और प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होगी एच इक्वल 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इतनी इसकी एनर्जी होती है, वो वैल्यू होती है। तो इनकी हेल्प से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा? देखो, हमें दिया है द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, मीन्स वेवलेंथ दिया है, कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चन है कि इसमें फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट कहाँ पे है। तो फ्रीक्वेंसी को अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो, इस फॉर्मूले में हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ली है और फ्रीक्वेंसी की जगह पे यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया है? लैम्डा लिया है। यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा आपका E इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आई? सी। अगर हम दोनों फॉर्मूले से रिलेट करेंगे तो दोनों फॉर्मूले से रिलेट करने से जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो मिलेगी सी अपॉन लेमडा, इतनी मिलेगी। अब इसकी हेल्प से मुझे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो जब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी, मीन्स स्पीड ऑफ लाइट कितने दी गई है आपको? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला आपको लैम्डा आपको नैनोमीटर में दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस नैनोमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, जो ऐसा यूनिट है इसकी। तो कितना होगा? 1 नैनोमीटर इक्वल होता है आपका 10⁹ मीटर, इतना होता है। तो अगर हम यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो 400 नैनोमीटर हो जाएगा आपका 400 इंटू 10⁹ मीटर, इतना होना चाहिए। पर एक चीज़ है यहाँ से कि जो नैनोमीटर है, एक चीज़ यहाँ पे एरर हुई है, उसके लिए सॉरी। हम लोगों ने पावर को उल्टा लिख दिया है। देखो क्वेश्चन ये था, 1 नैनोमीटर ये होता है 10⁻⁹ मीटर। तो यहाँ पे 400 नैनोमीटर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। अगर इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 पावर माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10⁻⁻7 मीटर। ये आपको वेवलेंथ लेके चलनी है मीटर में, नैनोमीटर की जगह पे मीटर में। तो यहाँ से अगर वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। बात समझ में आ गई? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से क्या मिलेगा कि हमने क्या किया है कि एक 10 को हमने निकाल के इसको दे देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30।
और डिवाइडेड बाई 4 इनटू, और यहाँ से 7 और यहाँ से 7 बचे तो ये ऊपर जाके बना देगा 10 टू द पावर के 14। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और यूनिट बनेगी सेकेंड इनवर्स, तो इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अब इसको और सिंपल करोगे क्योंकि इतना तुम्हारा आंसर है नहीं, तो जब 4 से डिवाइड करोगे 30 को तो ये आएगा 7.5 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स। पर क्वेश्चन है सेकेंड इनवर्स में नहीं है, तो सेकेंड इनवर्स को ही हम लोग हर्टज बोलते हैं, क्योंकि 1 हर्टज इक्वल होता है, इसकी यूनिट क्या होगी, सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ से अगर वैल्यू पुट करेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो कितनी रहेगी आपकी, 7.5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। क्लियर है, ये इसका आंसर था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज और एच की वैल्यू इतनी दी है। तो चलो अब सेम वही चीज़ आ गई कि जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूले लिखे थे, कौन कौन से, कि एक जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये होता है एच न्यू, ये फर्स्ट फॉर्मूला, इसमें हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी यूज़ की है, और दूसरा फॉर्मूला लिखा था एच सी अपॉन लेमडा, ये इसका हम लोगों ने सेकेंड फार्मूला लिखा था। अब क्वेश्चन है कि मुझे एनर्जी कैलकुलेट करना है, पर हमें दिया क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब है हम फार्मूला यूज़ करेंगे फर्स्ट वाला। तो अगर फर्स्ट फार्मूला यूज़ करोगे तो इसकी हेल्प से अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो एनर्जी इक्वल हो जाएगी एच न्यू। अब एच का मतलब फ्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी है, तो इन दोनों का वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से कितना रहेगा, एच की वैल्यू है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, और हर्ट्ज को अभी लिखा था सेकेंड इनवर्स भी हम लोग लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मल्टीप्लाई है, ये वैल्यू अलग है इतनी और ये वैल्यू इतनी अलग है विद यूनिट। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से देखोगे यहाँ सेकेंड इनवर्स है, यहाँ सेकेंड है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो जो एनर्जी बनेगी वो एनर्जी बनेगी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम डायरेक्ट कर ले रहे हैं 6.626 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये रहेगा 33.13। ये कितना रहेगा, 33.13 इंटू, अब ध्यान सुनो, ये माइनस के 34 हैं और ये 14, जब पावर दोनों ऐड होंगी तो ये बचेंगे 10 टू द पावर -20, और सेकंड से सेकंड इनवर्स जा चुका है तो बचेगा जूल, और मुझे ये पता है एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। आंसर तो ये होने वाला। पर अगर हम इसको एग्जैक्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो एक्सपोनेंशियल का रूल होता है कि डेसिमल से पहले एक नॉन डिजिट नंबर रहना चाहिए, केवल एक नॉन डिजिट नंबर। यहाँ पे कितने नंबर हैं, 2। तो अगर हम पावर को इधर लेके आएंगे, वो डेसिमल को इधर लेके आएंगे, जब हम लेफ्ट लेके जाते हैं तो पावर एक इंक्रीज होता है, पॉजिटिव में इंक्रीज होता है। तो जब पॉजिटिव में इंक्रीज होगा तो ये हो जाएगा 3.313 इंटू 10 टू द पावर -20, और -20 में अगर +1 करोगे तो बचेंगे माइनस के 19 जूल। ये इसकी टोटल एनर्जी होगी, किसकी, जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10 टू द पावर 14 है। इस फ्रीक्वेंसी की जो फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी आएगी, 3.313 इंटू 10 टू द पावर -19। क्लियर है आपको, तो इसका मतलब है इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज का, कैलकुलेट दी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी 2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है, और आपको एच मीन्स प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दी है। तो जब डी ब्रॉगली पढ़ते हैं तो डी ब्रॉगली का रूल है कि जो लैम्डा होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस पार्टिकल के मोमेंटम से। क्योंकि डी ब्रॉगली ने क्या बताया था कि एक पार्टिकल है जिसके अंदर पार्टिकल नेचर है तो उसके अंदर वेव नेचर है, और वेव नेचर है तो इसके अंदर पार्टिकल नेचर मीन्स डुअल नेचर को शो किया था उन्होंने, उसी में रिलेशन दिया था फॉर्मूले में। तो उन्होंने बताया था कि जो वेवलेंथ होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोमेंटम की। तो अगर हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा h अपॉन पी। अब अगर इसको भी और शॉर्ट में वो एक्सपेंड करके लिखोगे p, p का मतलब मोमेंटम, तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा h अपॉन एम बी।
मास ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, और जब कोई पार्टिकल जिसका मास m है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसमें कितनी वेवलेंथ जनरेट होगी, दैट इज द लैम्डा। h की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट जो आपको गिवन है। अब इन फॉर्मूले के बेस पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, तो चलिए करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व इसको। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे, हमसे पूछा गया कैलकुलेट दी डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा पूछा गया है, तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा h अपॉन एम बी। तो h का मतलब है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाई, अब मास कितना दिया केजी में, तो ये दिया है आपको 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी इसकी यूनिट है। मल्टीप्लाई बाई, और जो इसकी वेलोसिटी वो कितनी दी है आपको, 2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड इनवर्स में। चलो अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से क्या कैलकुलेशन होगी, देखो तो जो भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबरिंग वैल्यू, इसको तो हम एक साथ लिख रहे हैं और पावर को एक साथ, और जितनी भी आपकी यूनिट है हम उसको पहले ही सॉल्व कर ले रहे हैं। तो देखो यहाँ से आपको मिलेगा जो सेकंड है वो सेकंड इनवर्स का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा रहेगा आपका मीटर में, ठीक है। तो एनर्जी को एनर्जी से हम लोग कैलकुलेट वो कैंसिल आउट कर देंगे, डायरेक्ट यहाँ से उठाएंगे, तो लैम्डा किस में रहेगा, मीटर में, बस इतना ध्यान रखो यूनिट। तो चलो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू रहेगी आपकी 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, 9.1 10 टू द पावर -31 इंटू 10 टू द पावर 6, इतना होगा। चलो पावर को सॉल्व करें तो यहाँ से जो -31 है और यहाँ से -31, तो बचेंगे आपके पास -3, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस के 9 हो जाएंगे, तो वैल्यू कितनी बचेगी आपके पास, 6.626 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -9। अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर ले रहे हैं, तो 6.626 डिवाइडेड बाई 18.2, तो ये रहेगा 0.364। इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। डेसिमल को राइट हैंड लेके जाएंगे तो पावर डिक्रीज होगी और लैम्डा इक्वल हो जाएगा 3.64 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर, ये इसकी वैल्यू आएगी। तो कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसका भी आंसर कौन सा है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ में लिखा है कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन नंबर 4। अब चलो देखो, तो अगर हम इसमें सॉल्व करेंगे तो पहले से ध्यान सुनो, एन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो उसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में इसको हम लोग बोल रहे हैं फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स्थ सेल और सेवन्थ सेल। तो ये रहेगा n इक्वल 1, n इक्वल 2, n इक्वल 3, n इक्वल 4, n इक्वल 5, n इक्वल 6 एंड n इक्वल टू 7, ये इसके सेल नंबर हैं। तो जो n होता है इसमें केवल और केवल एक ही सब सेल पाया जाएगा s, इसमें होता है s एंड p, इसमें होता है s p एंड d, इसमें होता है s p d एंड f। इस हिसाब से सेल बढ़ते रहते हैं कंटिन्यू। तो अगर हम इसमें थोड़ा फॉर्मूला ड्राइव करें तो फॉर्मूला ड्राइव क्या होगा उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो देखो, तो जब n की वैल्यू 1 थी तो हमारे पास सबसेल 1 था और सबसेल 1 में केवल एक ही ऑर्बिट होता है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कितने रहेंगे, आपके पास 2 रहेंगे। अगर n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो इसमें s होगा, p होगा, 2 मिलेंगे। तो जब 2 मिलेंगे तो एक s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और p में 3 वो ऑर्बिट होते हैं। तो
तो इसमें एक ऑर्बिट है, इसमें 3 ऑर्बिट हैं, टोटल मिला के ऑर्बिट हुए 4, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 8। इसी हिसाब से अगर हम n इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो इसमें एक s होगा, एक p होगा, एक d होगा। तो s में एक ऑर्बिट, p में 3 ऑर्बिट, d में 5 ऑर्बिट। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2, इसमें रहेंगे 6 और इसमें रहेंगे 10। तो टोटल मिला के जो इलेक्ट्रॉन हुए वो कितने हुए आपके 18। तो अगर यहाँ से देखोगे n के पैटर्न पे, ध्यान सुनना, n के पैटर्न पे देखेंगे, जब n की वैल्यू 1 थी तो इलेक्ट्रॉन 2 थे, n की वैल्यू 2 थी तो इलेक्ट्रॉन 8 थे, n की वैल्यू 3 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास 8 है। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं कि n को हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट, n क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो अगर हम नंबर ऑफ ऑर्बिट लिखेंगे तो इसका पहला फॉर्मूला क्या बनाना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। और इसी का सेकंड बनाएंगे नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स, और इसका फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, देखो अगर हमसे ये पूछ रहा है कि n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू आपको गिवन है 4 है। तो इसका पहला क्वेश्चन, अगर हमसे सिर्फ ये पूछता कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, तो इसको तो हम करते n स्क्वायर, n की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर टोटल कितने हो जाते हैं 16। तो हमारे पास टोटल 16 ऑर्बिटल्स होते हैं, पर हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर काउंट करोगे तो इसका फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करोगे 2 इंटू 4 स्क्वायर, दैट इज 32। अब बात समझ में आ रही है। तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 32 इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, अगर n की वैल्यू 4 है। चलो अब उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इतना टफ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कैलकुलेट दी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन n इक्वल टू 3। अभी लिखा था फॉर्मूला, पहला हमने क्या लिखा था, n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ ऑर्बिट या सेल को। तो पहला फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, फॉर्मूला क्या बनेगा n स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर कितना रहेगा, तो n की वैल्यू कितनी है अब आपके पास 3, पुट कर दो, तो 3 का स्क्वायर टोटल कितना हो जाएगा 9। तो आंसर तो 9 है। अब क्वेश्चन में अगर हम इसी में और ऐड करते सेकेंड कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करोगे तो वो होता फॉर्मूला 2n स्क्वायर। तो 2 और n की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से टोटल वैल्यू आएगी 18 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे इलेक्ट्रॉन पूछे जाते तो 18 होते, पर हमसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछे गए हैं, तो आंसर कितना रहेगा आपका, सी रहेगा इक्वल टू 9। कैलकुलेट दी नंबर ऑफ रेडियल नोड इन 3p ऑर्बिटल। तो इसमें नोड दो तरीके के पड़ते हैं, एक होता है रेडियल नोड और एक होता है एंगुलर नोड। तो सिंपल सा मतलब वही केस रहेगा पहला, कि जो n है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, l जिसको इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l रिप्रेजेंट करता है, ये क्या होता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। तो इनकी हेल्प से अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अब क्वेश्चन है कि जो l की वैल्यू होती कितनी है, तो l की वैल्यू कुछ नहीं होती, ये होती है, डिपेंड करती है कि जो हमारा सब सेल है वो कौन सा है। l की वैल्यू अलग अलग होती है। तो चलो l की वैल्यू हम लोग यहाँ लिख ले रहे हैं कि अगर हमारे पास s है तो इसके लिए l की वैल्यू 0 होती है। अगर हमारे पास p सब सेल है तो इसके लिए l की वैल्यू 1 होती है। d सब सेल है तो l की वैल्यू 2 होगी, और f है तो इसके लिए l की वैल्यू आपकी कितनी होगी 3 होगी। ठीक है, ये होता कॉन्सेप्ट। तो अगर हम इसमें वैल्यू कैलकुलेट करेंगे किसकी, नंबर ऑफ रेडियल नोड, तो पहला फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ रेडियल नोड।
तो इसका फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन। और अगर आपसे पूछा जाए, चलो इसी में एक काम कर रहे हैं, यहाँ से इसको इरेज कर रहे हैं, पहले इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ रेडियल नोड कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू है इसमें 3, और जो l की वैल्यू होती है p के लिए कितनी होती है 1। ये वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएंगी 3p ऑर्बिटल से। तो n की वैल्यू है आपकी 3, p की वो l की वैल्यू है -1 वो 1, और -1 करेंगे तो टोटल रेडियल नोड आ जाएंगे आपके पास 1, जो आपका आंसर कौन सा है बी है। पर अगर इसी में दूसरा पूछ लिया जाए यहाँ पे कि नंबर ऑफ एंगुलर नोड कितने होते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है n माइनस वन। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो n की वैल्यू कितनी है 3, l की वैल्यू पूछी नहीं गई है तो -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो जितने भी आपके पास रेडियल नोड होते हैं उससे एक ज़्यादा आपका क्या रहेगा एंगुलर नोड है यहाँ पे, ठीक है, इसमें आया है। तो अगर हम पूछें कि टोटल नोड कितने होंगे तो 1 + 2 दैट इज 3। अगर टोटल नोड पूछे जाएं तो, अभी इसमें पूछे नहीं गए लेकिन हम बता रहे हैं कि अगर टोटल नोड पूछे जाएं तो 1 + 2 इक्वल टू कितने होंगे 3। पर आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आपका नंबर ऑफ रेडियल नोड है, और रेडियल नोड में कितना होता है n माइनस एल माइनस वन। ये आपके फॉर्मूले हैं, इनको आप लर्न भी कर लोगे, ज़रूरत हो तो कहीं पे नोट भी करके रखो, आगे काम आएंगे। चलो हाँ, टोटल नंबर ऑफ नोड के लिए करोगे तो बस इन्हीं दोनों वैल्यू को ऐड करते हैं, l माइनस एल माइनस वन प्लस n माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ से टोटल वैल्यू कितनी रहेगी आपकी, चलो अगला कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड करने से टोटल नोड मिलेंगे आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट दी टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड। तो अभी जो पूरे फॉर्मूले लिखे थे पीछे उन्हीं के अकॉर्डिंग करेंगे, तो अब हम पूरा नहीं लिख रहे हैं। तो एंगुलर नोड, इसका फॉर्मूला क्या लिखा था n माइनस एल, n माइनस वन। तो 4, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है, और l की वैल्यू d के लिए होती है 2, पर यहाँ ज़रूरत नहीं है तो डायरेक्ट हम पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा आपका 4 - 1 इक्वल टू 3। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट द एनर्जी इन n इक्वल टू 2 स्टेट। तो पहली चीज़ एक बात ध्यान सुनो दो, हाइड्रोजन की जो आपने नील बोर पढ़ा था पूरा कॉन्सेप्ट, उन्होंने बताया था कि किसी भी ऑर्बिट की जो रेडियस होती है वो फिक्स होती है। तो रेडियस कैलकुलेट करने का उन्होंने फॉर्मूला लिखा था 0.529 n² / z एंगस्ट्रॉम। ये एक फार्मूला उन्होंने दिया था रेडियस कैलकुलेट करने के लिए। दूसरा फार्मूला दिया था कि जो एनर्जी होती है वो होती है -13.6 z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सेकेंड फार्मूला ये दिया था, यहाँ पे आपका स्क्वायर है, बस इतना ध्यान रखना, दोबारा लगा ले रहे इसको। और एक दिया था कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये होता है 2.186 इंटू 10⁶ z/n, और वेलोसिटी होनी चाहिए मीटर पर सेकेंड में। तो ये 3 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। नील बोर ने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग दिए थे, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करवा रहे हम लोग। तो अगर हम इसमें कैलकुलेट करेंगे तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में सिंपल सा बोला गया एनर्जी का यूज़ करना है, ठीक है। तो जब एनर्जी का यूज़ करेंगे तो एनर्जी का यूज़ करोगे तो इसको हम लोग बोल रहे हैं ई एन, nth ऑर्बिट में जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी -13.6 z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक बात बताना देखो, z कितना हुआ हाइड्रोजन के लिए 1, तो ये तो वैल्यू होगी फिक्स। अगर ये वैल्यू फिक्स हो गई तो हाइड्रोजन के लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला बनना चाहिए -13.6 डिवाइडेड बाई n²
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बनेगा। अब पहली चीज़ कि जब ये ग्राउंड स्टेट में था, तो ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है? ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब है n इक्वल टू 1। तो अगर हम इसमें 1 की वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा देख लो, E1 इक्वल -13.6 डिवाइडेड बाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या यही आ रहा है -13.6? इसका मतलब है मुझे कोई चेंज नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू को ही पुट करना है। तो अगर ऐसा है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं इसको, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जिसको हम लोग n इक्वल टू कितना बोलेंगे 2। तो इस केस में जो एनर्जी आएगी E2, इसकी वैल्यू होनी चाहिए -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको सॉल्व करोगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से क्या मिलेगा मुझे, E2 इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाई 4, और 4 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 4 से 3 4 4 16 माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी आएगी जो ऑप्शन नंबर कौन से में दी है आपको, ए में दी गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब। 9 में लिखा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 2 इन हाइड्रोजन एटम। तो जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है जनरली हम लोग उसको पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये हम लोग बना रहे हैं स्टेट, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट, सेकंड मतलब थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट, 7 8, ऐसे ही इनफाइनाइट तक होती हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से आए इससे मतलब नहीं, चाहे फर्स्ट में आना चाहिए, चाहे सेकंड से आई, चाहे इन्फिनिटी से आई, तो इस टाइप की जो सीरीज बनती है इसको हम लोग बोलते थे लाइमन सीरीज। जो इलेक्ट्रॉन सेकंड में आएगा इस सीरीज को हम लोग बोलते थे वाल्मर सीरीज, थर्ड में आएगा तो लाइमन, वाल्मर, और ये होती थी पाश्चन सीरीज। तो ऐसी टोटल मिला के कितनी सीरीज बनेंगी आपकी, 4-5 होती हैं। तो हम डायरेक्ट ये स्ट्रक्चर न बना के उनकी सीरीज को ही लिख ले रहे हैं। अब देखो तो उसमें क्या होता है, पहली होती है लाइमन सीरीज, दूसरी होती है बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफन, और एक होते हैं हम्फ्री। तो इनमें क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो जो इसका n1 होता है वो 1 होता है, और n2 आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कोई भी मीन्स इन्फिनिटी से कहीं आ सकता है। मतलब 2 3 4 5 या इन्फिनिटी से कहीं आएगा, पर आएगा कहाँ पे, ऑर्बिट नंबर 1 में। तो इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज, जो फर्स्ट है। दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन 2 में आ रहा है, मतलब है इसका जो n1 होगा, इसका जो n1 होगा वो कितना होगा 2, पर n2 कितना हो सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से, इन्फिनिटी कहीं से आ सकता है। ऐसे ही पास्चन सीरीज जो होती है इसमें जो n1 होता है ये 3 है, मतलब 3 में आएगा, पर n2 कहाँ से आएगा, 4 से आ सकता है, 5 से, 6 से, 7 से, या इन्फिनिटी कहीं से आएगा। सेम जो ब्रैकेट सीरीज होती है इसमें जो n1 मीन्स ग्राउंड स्टेट मानी जाती है, इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ पे, फोर्थ में आएगा। आएगा कहाँ से, तो 2 जो होता है वो आपका 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7, या इन्फिनिटी कहीं से। ऐसे ही इसका n1 जो होगा वो 5 होगा, n2 आपका 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, या कहीं भी इन्फिनिटी से। n1 इसका 6 होगा, n2 इसका 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, या इन्फिनिटी कहीं से हो सकता है।
तो ये जो सीरीज होती है इस टाइप की, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन आ किस में रहा है, सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है, और आ कहाँ से रहा है, थर्ड ऑर्बिट से आ रहा है। तो इससे मतलब नहीं हो रहा कहाँ से आ रहा है, मतलब ये होता है कहाँ पे लाई करेगा। तो आना इसको सेकेंड ऑर्बिट में है, आना थर्ड से है। तो ये जो सीरीज, जो भी हमारा आंसर क्वेश्चन है वो कौन सी सीरीज का है, बाल्मर सीरीज का है। अब क्वेश्चन होता है कि इसमें वेवलेंथ को रिलेट किया जाता है, वो होता है 1/λ इक्वल टू 109677। डायरेक्ट यहाँ रिजर्वर कांस्टेंट होता है जिसको आर से बोलते हैं, उसकी हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर ली है। और 1/n1² माइनस 1/n2² और एटॉमिक नंबर Z²। पर यहाँ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के लिए तो एटॉमिक नंबर 1 होगा, तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका फाइनल 109677। n1 आना 2 में है तो 2 का स्क्वायर अपॉन n2² मीन्स 3 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से 1/λ ये कितना हो जाएगा, देखो तो ये तो इक्वल में रहना ही चाहिए 109677 इंटू। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से आएगा 1/4 माइनस 1/9 इक्वल, तो 109677 और 9 यहाँ रहेंगे -4 डिवाइडेड बाई 36 बोथ का मल्टीप्लाई। तो जो 1/λ है अगेन लिख लेने, तो ये वैल्यू हो जाएगी 109677 इंटू 5/36। पर मुझे यहाँ पे लैम्डा चाहिए, 1/λ नहीं चाहिए, क्योंकि 1/λ होता है आपका वेव नंबर। ये जो फॉर्मूला है ये किसका होता है, आपका वेव नंबर का रिप्रेजेंट करता है। पर मुझे वेव नंबर नहीं चाहिए, लैम्डा चाहिए। तो उसके लिए हम लोग इसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो रेसिप्रोकल इसका भी होगा, तो ये बन जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 109677 गुणे 5। तो पहले ये सेंटीमीटर इनवर्स में माना जाता है, ये भी होगा सेंटीमीटर इनवर्स। तो अब ये बन गया है सेंटीमीटर में। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें डायरेक्ट 36 मीन्स 72 डिवाइडेड बाई 109677, तो ये वैल्यू आएगी 6.56 इंटू 10⁻⁻5। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.56 इंटू 10⁻⁻5 कितनी रहेगी सेंटीमीटर। पर अब अगर यहाँ देखा जाए तो वैल्यू तो मुझे मिल रही है ए वाले में, पर एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा अभी। तो एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए हम लोग इसको चेंज करेंगे। तो चेंज करोगे तो एक बात ध्यान रखोगे कि 1 मीटर में वैल्यू होती है 10⁻⁹ नैनोमीटर। तो अगर 1 मीटर में 10⁻⁻9 नैनोमीटर होते हैं तो फिर वो सेंटीमीटर में कितने होंगे, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमने केवल इसको चेंज किया है, तो 100 सेंटीमीटर में होने चाहिए 10⁻⁹ नैनोमीटर। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने से 2 जीरो यहाँ कैंसिल होंगी, तो ये बनेगा 1 सेंटीमीटर इक्वल 10⁻⁷ नैनोमीटर। इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा 6.56 इंटू 10⁻⁻5 और 1 सेंटीमीटर की जगह पुट कर देंगे 10⁻⁷ नैनोमीटर। तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे, ऐड होने के बाद इनकी जो पावर बचेगी वो बचेगी 6.56 इंटू 10⁻² नैनोमीटर। तो यहाँ से दोनों में पावर 2 है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 656 नैनोमीटर। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। पर नंबर के अकॉर्डिंग देखा तो नंबर के अकॉर्डिंग आपका ए पहले ही आ चुका था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट। तो जो आपका ऑर्बिट बनते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है उसको हम लोगों को कैलकुलेट करना। जैसे
जब भी हम बात करते हैं बोर थ्योरी, तो बोर थ्योरी हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के जैसे इलेक्ट्रॉन मीन्स जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसके लिए एप्लीकेबल थी। तो जैसे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के लिए अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करे वो रिवॉल्व करेगा, या फिर सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करे, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करे, तो इनकी जो एनर्जी होती है वो अलग अलग थी, रेडियस अलग अलग थी। ऐसे ही इनके अंदर जो वेलोसिटी होती है वो होती है आपकी 2.186 इंटू 10⁻6 और Z/N मीटर पर सेकेंड। ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ भी मीटर पर सेकेंड में दिया तो यूनिट में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट। तो इसमें इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में, तो अगर इसमें मूव कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होगी। तो इस ऑर्बिट में जो n की वैल्यू है वो कितनी रहेगी 1। अब हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो एटॉमिक नंबर रहेगा मीन्स जिसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितना रहेगा, अब आपका 1 होगा। तो Z की वैल्यू भी कितनी रहेगी 1 रहेगी। तो अगर हम ये वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो जो वेलोसिटी है फर्स्ट ऑर्बिट में वो होनी चाहिए 2.186 इंटू 10⁻6, Z की वैल्यू 1, N की वैल्यू 1 और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से ये तो ओवरऑल 1 ही हो रहा है। तो वेलोसिटी V1 इक्वल हो जाएगी 2.186 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल जाएगा आपका, फर्स्ट जो आपका वो एग्जैक्ट इसका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये थी हमारी आज की 10 क्वेश्चन की सीरीज़। उम्मीद करते हैं कि आपको ये 10 क्वेश्चन की सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पहले से ही इस पे सब्सक्राइब्ड हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने किसी भी पढ़ने वाले कैंडिडेट या फ्रेंड को शेयर ज़रूर करें और उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर इन्फॉर्म करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।